नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अपना एक 11th क्लास का एक टॉपिक सेट, उसको हमने शुरू कर रखा था और उस पर अभी तक अपनी 2 क्लासें हो गई है। पिछली क्लास में हमने सेट के टाइप्स के बारे में चर्चा की थी और आज कुछ अन्य प्रकार के जो सेट हैं वो और अपन देखेंगे। और ये जो सेट हैं, यहाँ से अब जो ये एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज जो पहली क्लास जो थी उसमें हमारा इसका एक बेस तैयार हुआ था। फिर हमने थोड़े थोड़े उनके सेट जो उनके टाइप हमने पढ़े थे। अब कुछ स्पेशल प्रकार के जो सेट हैं उनको हम पढ़ेंगे और यहाँ से जो धीरे धीरे फिर अपनी जो एक्सरसाइज है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब देखो, हमारे सामने एक वर्ड आएगा बार बार, कुछ मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे ही उपसमुच्चय हैं, सारे ही समुच्चय हैं, ठीक है, स्पेशल प्रकार के समुच्चय है। देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है उपसमुच्चय यानी सबसेट। बहुत बार नाम आएगा ये सबसेट क्या होता है। देखो क्या होता है ये सबसेट। जैसे मान लो कि ए कोई समुच्चय है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4, और बी कोई दूसरा समुच्चय ले लिया हमने जिसमें अवयव हैं 2 और 4, ठीक है। अब देखो, अगर बी के अवयव देखो 2 और 4 हैं, वो ए में है। बी के अवयव 2 और 4 वो ए में है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी के जो एलिमेंट है वो ए में है, तो बी जो है ना, बी उपसमुच्चय होगा किसका? उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। बी है वो उपसमुच्चय है ए का। मतलब उपसमुच्चय क्या होगा कि यदि कोई समुच्चय, जैसे मान लो 2 समुच्चय अपने पास ए और बी, तो ए के सारे अवयव अगर बी में मिल जाएं तो ए बी का उपसमुच्चय होगा, और बी के सारे अवयव ए में मिल जाएं तो बी ए का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर देखो, बी के सारे अवयव ए में मिल रहे हैं तो बी जो है वो ए का उपसमुच्चय हो गया। अगर मैं यहाँ से एक समुच्चय और लिख देता हूँ सी, जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ए के सारे अवयव सी में मिल रहे हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए उपसमुच्चय है सी का, ए उपसमुच्चय है सी का, ठीक है। और बी के भी सारे सी में मिल रहे हैं तो बी उपसमुच्चय होगा किसका? सी का, ठीक है। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, उदाहरणों से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ए में एलिमेंट ये थे, बी में ये थे, सी में ये थे, ठीक है। अब देखो, 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि पहले वाले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में हैं तो पहले वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ए और बी में बात करें तो बी के सारे अवयव ए में मिल रहे हैं तो बी ए का उपसमुच्चय हो गया। बी के सारे सी में मिल रहे हैं तो बी सी का उपसमुच्चय हो गया। ए के सारे अवयव सी में मिल रहे हैं तो ए सी का उपसमुच्चय हो गया, ठीक है ना। लेकिन ए समुच्चय वो बी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव बी में नहीं मिल रहे हैं। ए का एक अवयव इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब इस उपसमुच्चय के लिए एक संकेत सिंबल काम में लेते हैं। जैसे बी ए का उपसमुच्चय हो ना, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि बी इज सबसेट ए, कि बी ए का उपसमुच्चय। अगर ये आपको ये मिले, सिंबल मिले अपने को, तो ये समझ जाना है कि बी जो है वो ए का उपसमुच्चय, मतलब पीछे वाला जो है वो आगे वाले का उपसमुच्चय है, ठीक है। यहाँ देखो, ए सी का सबसेट है तो ए इज सबसेट सी, ठीक है। बी सी का सबसेट है मतलब बी इज सबसेट सी। तो उपसमुच्चय की बात समझ में आ गई होगी कि ये 2 समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय कहलाते हैं। यदि मतलब एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है यदि पहले वाले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे मिल जाए, ठीक है। तो जिस अवयव के सारे समुच्चय दूसरे समुच्चय मिल रहे हैं, तो जिनके मिल रहे हैं वो उपसमुच्चय कहलाएगा। किसमें? जिसमें मिल रहे हैं उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ ए के सारे अवयव सी में मिल रहे हैं तो ए जो है वो इस सी का उपसमुच्चय कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और सी में मिल रहे हैं ना, तो सी इसका अधिसमुच्चय कहलाएगा। सी है वो तो ए का अधिसमुच्चय होगा और ए है वो सी का उपसमुच्चय होगा। ए के सारे मिल रहे हैं सी में, तो ए के सारे सी में मिल रहे हैं तो ए तो होगा इसका उपसमुच्चय। और सी में मिल रहे हैं, जिसमें मिल रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? सी हुआ। भाई सी में तो सारे मिल रहे हैं तो सी से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो सी बड़ा हो गया तो वो सी क्या कहलाएगा? ऐसा अधिसमुच्चय कहलाएगा, सुपरसेट, ठीक है। तो ये थी अपनी उपसमुच्चय की अवधारणा। उपसमुच्चय क्या होता है कि अगर एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में मिल रहे हैं
तो वो पहले वाला समुच्चय यानी एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है। बस ये अपने को याद रखना है। अब आता है एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होगा कि घात समुच्चय, यदि कोई समुच्चय अपने पास, जैसे मान लो कि मैंने एक समुच्चय लिखा ए और उस ए में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 और 2, ठीक है। अब पहले मैं लिख रहा हूं कि इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं। उपसमुच्चय, इसके जो उपसमुच्चय वो कौन कौन से हो सकते हैं। इस समुच्चय के सारे उपसमुच्चय लिखो आप। तो एक तो होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हमने कल क्या लिखा था, फाइल लिखा था रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी जो आपका नल सेट है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो फाइव जो वो तो सभी का उपसमुच्चय हो जाएगा। फिर एक समुच्चय मैंने ये ले लिया जिसमें एक एलिमेंट है एक, तो ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। फिर दूसरा मैंने ये ले लिया जिसमें केवल 2 ले लिया, तो ये भी इसका उपसमुच्चय हो गया। और तीसरा मैंने ले लिया 1 और 2, ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। देखो इसके सारे के साथ ये इसके जो अवयव हैं उन्हीं से हमने इसके उपसमुच्चय बनाए हैं। 5 1, फिर ये 2 हो गया, मतलब तीसरा समुच्चय जिसमें एलिमेंट 2 है, और फिर चौथा समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब ये 4 समुच्चय हमने लिखे हैं। ये चारों समुच्चय जो है ना, ये इस समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, ठीक है। ये चारों समुच्चय इस समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। अब कोई भी समुच्चय, उसके जितने भी उपसमुच्चय संभव है ना, किसी भी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय संभव हो, उन सभी का अगर समुच्चय बना दें तो वो समुच्चय दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। तो देखो ये उपसमुच्चय लिखे। अब देखो इसका पावर सेट ऑफ ए अगर मैं लिखूं, यानी ए का घात समुच्चय लिखूं, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय लिखूं, तो मुझे क्या करना है कि इसके जितने भी उपसमुच्चय संभव है उनका समुच्चय बना दूं। एक तो 5 आया इसका उपसमुच्चय, एक ये आ गया, एक दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये आ गया। मतलब इसके 4 उपसमुच्चय बने थे। उन चारों उपसमुच्चयों को हमने अवयव बना दिया और उन चारों उपसमुच्चयों को हमने एक समुच्चय तैयार कर दिया, ठीक है। और वही अपना क्या हो गया, पावर सेट हो गया। जैसे मान लो कि बी कोई समुच्चय लिखा मैंने और उसमें अवयव है ए बी सी, ये है, ठीक है। तो देखो इसके पावर सेट ऑफ बी अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, यानी एक एलिमेंट तो उसमें 5 आएगा। रिक्त समुच्चय तो सभी का उपसमुच्चय होता है। फिर एक एक अवयव से बना दो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये भी उपसमुच्चय हो गया। फिर 2 ले लो, ए और बी, बी और सी, फिर ए और सी, फिर 3 बना लो, ए बी सी, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इस समुच्चय बी के 8 उपसमुच्चय संभव हैं। और फिर उन 8 उपसमुच्चयों का जो समुच्चय तैयार हमने किया, वो समुच्चय इस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो घात समुच्चय समझ में आ गया, यानी किसी भी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय संभव हैं उन सभी उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होगा वो घात समुच्चय कहलाएगा। तो ये ए लिया, उसमें 2 एलिमेंट थे, तो इसके घात समुच्चय में 4 एलिमेंट आए, ठीक है। बी हमने सेट लिया, उसमें एलिमेंट 3 थे, ठीक है। तो इसके घात समुच्चय में हमने एलिमेंट देखे वो 8 आए, ठीक है। और उनके जितने भी उपसमुच्चय बन रहे थे, यानी बी समुच्चय जिसमें 3 अवयव हैं, इसके 8 उपसमुच्चय संभव थे और उन 8 उपसमुच्चयों से हमने एक समुच्चय तैयार किया, वही अपना घात समुच्चय कहलाया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बनता है, ठीक है। हालांकि 11वीं क्लास के लिए ठीक है, 11वीं क्लास के लिहाज से क्वेश्चन ठीक है। बाकी कंपटीशन के लिहाज में अगर जैसे छोटे एग्जाम उसमें तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेते, बाकी नहीं आते। जो थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक सेट है और उसमें नंबर ऑफ ए जो है वो हमने लिख दिया, जैसे मान लो कि एम है, ए कोई समुच्चय है और उसमें अवयव जो है वो एम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पावर सेट यानी पावर सेट जो होगा उसमें कितने अवयव आएंगे, नंबर सेट ऑफ पावर सेट यानी पावर सेट के अंदर कितने अवयव आएंगे, वो क्या होगा 2 की घात एम, 2 की घात एम। या यूं कह सकते हो कि यदि किसी समुच्चय में एम अगर अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चय कितने होंगे। तो देखो ए कोई समुच्चय था, इस समुच्चय में एम अवयव है, तो इसके ए के उपसमुच्चय अगर पूछे जाएं कि कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं इसके,
तो वो कितने लिखे जाएंगे, 2 की घात m। किसी भी समुच्चय में अगर m एलिमेंट हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात m होगी। ठीक है, और जितने उप समुच्चय बढ़ेंगे उतने ही उसके घात समुच्चय के अंदर अवयव आएंगे, क्योंकि घात समुच्चय में कौन, उप समुच्चय तो आ रहे हैं। तो अगर यदि किसी समुच्चय A में m अवयव हैं तो उसके कुल उप समुच्चय की संख्या 2 की घात m, और उसके घात समुच्चय के अंदर अवयव की संख्या तो 2 की घात m। ठीक है, तो ये अपने को एक याद रखना। छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रश्न देता है कि किसी समुच्चय में अगर 5 अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो 2 की घात 5, यानी कि टोटल 32 अवयव आएंगे। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। फिर आता है एक नाम आता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि हमने कल पढ़ा था कि प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 4, इस प्रकार से प्राकृत संख्या का समुच्चय ये होता है। हमने कोई समुच्चय लिखा A, जैसे विषम संख्या का समुच्चय, ठीक है, ये लिख दिया। B हमने लिखा सम संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृत संख्या का समुच्चय 2 4 6 8, ये लिख दिया। और C हमने लिख दिया अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो 2 3 5 7, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये समुच्चय A B C अगर हम ध्यान से देखें तो ये A जो है ना, ये भी सबसेट है किसका, A भी सबसेट है n का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट n में मिलेंगे। B भी सबसेट है n का, B के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे। C भी सबसेट है n का। ठीक है, तो अगर A B C ये जो समुच्चय बने ना, A B C समुच्चय, इन समुच्चयों के लिए ये n जो होगा वो क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, n क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। A B C यानी इस प्रकार के समुच्चय अगर हम लिखें जो किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय हों, तो वो जो जिस समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यहाँ हमने n को हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट था, A हमारे पास ऑड नंबर का सेट था, B हमारे पास इवन नंबर का सेट था, और C हमारे पास प्राइम नंबर का सेट था। तो उस स्थिति में A भी n का सबसेट है, B भी n का सबसेट है, C भी n का सबसेट है। ये A B C सारे n के सबसेट हैं, तो n जो हो यहाँ पर इन समुच्चयों के लिए यूनिवर्सल सेट का कार्य करेगा, इन्हें सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, अब फिक्स नहीं है कि n ही सार्वत्रिक समुच्चय हो। कई बार हमें कहेगा कि जैसे कोई भी एक समुच्चय लिख देगा 1 2 3 4 और 5 इतने एलिमेंट लिख के कहेगा कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है, तो इसके ये सार्वत्रिक समुच्चय, इसका मतलब इनके साथ में और जो समुच्चय दे रखे हैं वो सारे ही समुच्चय, वो सारे समुच्चय इसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को अपन मोस्टली कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, मोस्टली सिंबल ही कैपिटल यू से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ये याद रखना है। तो ये तीनों ही नाम जो है अपने को बार बार अब आगे देखने को मिलेंगे। अब एक बात आती है अपनी, ये जो बात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये यहाँ पर अपने को अच्छे से क्लियर कर लेनी है। देखो हमारे पास से एक तो नाम आएगा इस प्रकार से, छोटा कोष्ठ लिखा हुआ आएगा ए बी, एक आएगा हमारे पास एक साइड से छोटा और ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, एक हमारे पास ऐसा भी मिलेगा, और एक ऐसा भी आएगा जो दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक है, इनको ध्यान से देखना अपने को, और इन्हीं को बोलते हैं अपन अंतराल। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं अपन अंतराल। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर लाइन लिखी हमने, और यहाँ अपने पास हमने लिखा A और यहाँ लिख दिया B, ये A हो गया और ये B। अगर यहाँ A से लेकर के B तक की ये संख्या जो है ना, केवल A से लेकर के B तक की संख्या हम शामिल करें इसमें, तो वो तो हो गया ओपन इंटरवल। A से लेकर के B तक की बीच की संख्या है। ठीक है, और अगर जैसे मान लो देखो ये जो खाली लिखे है ना, इसका मतलब A और B को शामिल नहीं किया गया है, इनके बीच की संख्या ली गई है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इस ओपन इंटरवल के लिए ऐसा संकेत, मतलब A और B शामिल नहीं होंगे बल्कि बीच की संख्या आएंगी। और अगर जैसे मान लो कि ये अपना A है, ये तो A हो गया, और ये है अपना B,
ठीक है ना। इस बार बी को यहाँ शामिल कर लिया गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो इस देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगे ना, जिस साइड बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब वो बी वो एलिमेंट इसमें शामिल है। तो यहाँ तो क्या था, ए और बी की सारी सारी संख्या है, यहाँ हो गया ए और बी की सारी सारी संख्या तो आएंगी, साथ में कौन, बी भी शामिल होगा। और इससे अगर यहाँ बात करें तो ये क्या होगा, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। अब यहाँ पर ये ए इसको शामिल कर रखा है और बी इसको शामिल नहीं कर रखा है, तो ये क्या हो गया, ए है इस साइड से क्लोज है, बी इस साइड से ओपन है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ए तो शामिल है, बी शामिल नहीं है, और ए और बी की सारी संख्या आएंगी। और नीचे वाले में क्या होगा, इसमें ये ए भी शामिल होगा, ठीक है, ए भी शामिल होगा और ये बी भी शामिल होगा, ठीक है, ये बी भी शामिल होगा और इनकी बीच की सारी संख्याएं भी आएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल खुला अंतराल, ठीक है ना, खुला अंतराल। मतलब ये खुला है, इसका मतलब कि ए और बी जो है ना वो शामिल नहीं है, ए और बी के बीच की सारी संख्या आएंगी, ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी बार बार बोलेंगे हम, तो ओपन इंटरवल ए बी इसका मतलब ए और बी तो है वो तो शामिल होंगे नहीं और इनकी बीच की संख्या आएंगी। ये हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल बोल दो सही इसको, या सेमी क्लोज इंटरवल बोल दो, क्योंकि ये आधा खुला या आधा संवर्त या आधा बंद, ठीक है ना। इनके लिए कौन सा भी शब्द यूज कर सकते हो आप, कि सेमी क्लोज या सेमी ओपन, या हिंदी में अगर कहें तो हम अर्ध खुला अंतराल या अर्ध बंद अंतराल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइड से खुला और एक साइड से बंद है ना भाई, बड़ा ब्रैकेट लगा इसका मतलब बंद है, बड़े वाला ये जो है ना ये तो होगा खुला अंतराल, और ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ना ये होगा बंद अंतराल, मतलब क्लोज्ड इंटरवल। इसमें होगा कि ए और बी की बीच की संख्या है और साथ में ए और बी दोनों ये भी शामिल होंगे। इनमें क्या होगा कि एक साइड से इस साइड ए की तरफ ओपन है ना, इसका मतलब ए शामिल नहीं है, बी की तरफ क्लोज है इसका मतलब बी शामिल है, तो ए से लेकर के ए से ऊपर की और बी तक की सारी सारी संख्या इसमें शामिल है, ठीक है। अब बात आती है इनको अगर हम लिखें समुच्चय के रूप में, यानी ए अपना जो ये इंटरवल है ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, अगर हम इसको समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो आएगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स जो वो क्या होगा अपना इस प्रकार से देगा कि एक्स जो है वो ए से तो है बड़ा, एक्स ए से तो बड़ा है और बी से छोटा, ठीक है ना। ये हो गया कि अगर हम इसको समुच्चय के रूप में लिखें ना तो इस रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और अगर जैसे मान लो कि ए बी और इस साइड से क्लोज आ गया तो इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा या उसके बराबर है। अगर ए की साइड इसको क्लोज कर दें, ऐसे लिखें तो एक्स सच दैट एक्स जो एलिमेंट अपना एक्स जो है वो क्या होगा, ए से बड़ा या ए के बराबर और बी से छोटा। और अगर क्लोज इंटरवल हो तो एक्स सच दैट एक्स जो है वो क्या होगा, ए से तो बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा या उसके बराबर, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको समुच्चय निर्माण रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। ये सारी बातें उसमें एक्सरसाइज 1.3 में है, ठीक है। अब ये इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रश्न को करने में। अब हम शुरू करते हैं अपन आज की प्रश्नावली अपनी, ठीक है। अब देखो प्रश्न में लिखा हुआ कि आपको ये सिंबल यूज करना है, सबसेट और डज नॉट सबसेट। मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा बी, अगर ए के सारे सारे अवयव बी में मिल रहे हैं तब तो ये सबसेट होगा, और ए के सारे कोई अगर एक अवयव या कोई ऐसा अवयव बचे जो बी में नहीं हो, यानी ए के सारे सारे अवयव बी में नहीं मिल रहे हैं तो ये सिंबल यूज करना है बस, ठीक है। तो इसमें मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले वाले में लिखा है कि दो, एक एक उदाहरण देख लेते हैं, 2 3 और 4, एक तो समुच्चय लिखा हुआ ये 2 3 4, ठीक है। और आगे एक समुच्चय और लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये क्या होगा इसका, देखो 2 3 4 इसमें है ना, तो 2 3 4 इसमें है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये था, सबसेट पर आधारित था कि कौन सा सबसेट होगा और कौन सा सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब चलो आगे। अब देखो इसमें ये ऐसे भी दे रखे हैं, थोड़े आपके समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, रोस्टर रूप में पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और देखो अब एक प्रश्न लिख रहा हूँ मैं जिसमें चौथा पार्ट कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित वर्त है,
ठीक है, और यहाँ दे रखा ब्लैंक, और फिर उसके बाद दूसरा दे रखा है। इनके बीच में आपको सिंबल यूज करना, कौन सा, ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, और आगे दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वर्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। अब देखो इसमें तो क्या आ गए, इसमें तो किसी समतल में स्थित वर्त, यानी इसमें तो सारे वर्त आ गए, कैसा भी हो, एक इकाई त्रिज्या का भी है, 2 इकाई का भी है, छोटा वर्त भी है, बड़ा वर्त भी है। ठीक है ना, 2 इकाई का भी है, 5 इकाई का, 10 इकाई का, सभी वर्त आ गए इसमें तो। और इसमें कह रहा है कि केवल 1 इकाई त्रिज्या वाले वर्त, मतलब इसमें जो वर्त आ रहे हैं वो तो है इकाई त्रिज्या के, और इसमें आ रहे हैं सभी वर्त। तो ये तो सारे इसमें नहीं मिलेंगे, पहले वाले के सारे इसमें मिलने चाहिए ना। सबसेट तो तभी होगा जब अगर ये समुच्चय जो है इसके सारे अवयव इसमें मिल जाए। तो देखो इसमें इस वर्त समतल में, यानी इस समुच्चय के अंदर क्या क्या आएगा, एक त्रिज्या का वर्त भी आएगा, 2 त्रिज्या का वर्त भी आएगा, 2 इकाई त्रिज्या का भी आएगा। तो 2 इकाई का है क्या इसमें तो नहीं है, केवल क्या है, 1 इकाई त्रिज्या के वर्त है। इसका मतलब इसके सारे जो वर्त है ना वो इसमें नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब डज नॉट सबसेट आएगा। और यही बात अगर ये लिख देता कि ये तो लिखता इस साइड, ठीक है ना, ये तो लिखता कि भाई ये यहाँ लिखता, और या यूँ कह दो कि हमें देखो ये अब तो है, ये समुच्चय नहीं है, इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन ध्यान देना मैं इसको देखो ऐसे भी कर रहा हूँ कि ये अगर इस साइन को, हालांकि ये यूज नहीं करते अपन, ठीक है, साइन तो ये होता है, लेकिन साइन तो ये करते हैं, ठीक है, उल्टा यूज नहीं करते। लेकिन अगर ये पहले लिख दे और ये बाद में लिख दे तो ये कहे कि ये इसका उपसमुच्चय होगा क्या। तो देखो इसमें तो क्या है, 1 इकाई के तो वर्त हैं और इसमें सारे वर्त हैं, तो 1 इकाई वाले सभी वर्तों में तो 1 इकाई वाले भी तो मिलेंगे, तो इसका मतलब ये तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये यहाँ सिंबल यूज करना था, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो सभी वर्त हैं और इसमें केवल 1 त्रिज्या का वर्त है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और भी प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न और लिखा हुआ है आगे, इसे 5 में देख लो कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और आगे दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब एक में तो त्रिभुज है, एक में आयत है, तो कोई भी अभी नहीं मिलेंगे भाई। एक समुच्चय ना, उसमें तो दे रखे हैं त्रिभुज और दूसरे में दे रखे हैं आयत। तो त्रिभुज भाई अलग अलग लंबाई, अलग अलग भुजाओं के त्रिभुज है और अलग अलग भुजाओं के आयत हैं, तो क्या ये त्रिभुज इसमें आयत तो मिल जाएगा भाई। इसमें 3 भुजा, इसमें 4 भुजा है, तो नहीं मिलेगा, कोई भी अभी नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी पहले वाला जो दूसरे का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। फिर आगे देखो दे रखा है कि कौन से सत्य कथन और कौन से असत्य कथन, सबसेट के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उनमें आपको सिंबल यूज करके दे रखे हैं कि एक तो सबसेट है और एक सबसेट नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि पहले में लिखा है कि भाई A B एक सेट है और वो सबसेट नहीं है किसका, ऐसे लिखा हुआ कि सबसेट नहीं है किसका, B C A का सबसेट नहीं है, B C A का सबसेट नहीं है। अब देखो क्या ये सबसेट है क्या, एक इसमें है, B इसमें है, इसका मतलब इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो सारे के सारे अवयव अगर इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय होना चाहिए ना, जबकि ये दे रखा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, फाल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ क्या है, असत्य है। ठीक है, और देखो एक लिखा हुआ है कि एक सेट है पहले वाला, उसमें तो एक एलिमेंट है A और आगे वाले में है A B और C ये है। तो देखो ये A इसमें मिल रहा ना, A की अभिवितार वो इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये समुच्चय है वो इसका उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। अच्छा, अब देखो आगे वाले, इसी से अगला क्वेश्चन जो है ना उसमें यही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर ये सिंबल यूज कर दिया इसने बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या मतलब हुआ कि ये अवयव, ये जो अवयव है ना, ये यहाँ जो भी कोई अवयव है वो इसमें मिलना चाहिए। देखो ये सिंबल जो यूज किया था वो तो किया था सबसेट का, मतलब कि एक समुच्चय यहाँ है, एक समुच्चय यहाँ है, तो यहाँ जो समुच्चय है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, तब तो ये आएगा। और ये कह रहा है कि ये लगा दिया बिलोंग्स टू का, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ये इसमें होना चाहिए। अब देखो देखिए एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट है, मतलब ये जो है एक समुच्चय जो है ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। अब ये पूरा एलिमेंट है क्या इसमें, नहीं है, ए तो है इसमें, लेकिन अगर ये सबसेट की बात करता ना, इतना होता तब तो सही था कि भाई ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। लेकिन ये करते ही क्या हो गया, ये जो समुच्चय था ना ये पूरा पूरा एक अवयव बन गया, और ये अवयव इसमें होना चाहिए था, मतलब इसमें ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था
तब तो ये इसमें बिलोंग कर जाता। अब ये अवयव इसमें मिल गया, लेकिन अभी ये नहीं है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि ये पूरा एक अवयव है, ये इसमें नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, ये बिलोंग्स टू मतलब ये इसके अंदर विद्यमान होता है, इसका अर्थ होता है ये। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। मान लीजिए कि ए समुच्चय दे रखा है अपने को, ऐसे हैं सारे, ठीक है ना। दूसरा तो तीसरे में देखो कि मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1, 2 और 3, 4 और 5, ये लिखे हुए हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। पहले में देखो क्या कह रहा है कि 3 और 4 एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट 3 और 4 हैं, वो सबसेट है ए का। सही है, तो भाई ये अवयव इसमें ए में मिल रहे हैं ना। सॉरी भाई, देखो यहाँ ये वो लगा हुआ, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब पूरा एक समुच्चय, पूरा का पूरा एक अवयव है। तो ये 3 और 4 अलग अलग अवयव, 3 अलग मिलना चाहिए था, 4 अलग मिलना चाहिए था, तब तो ये क्या होता, इसका सबसेट होता। तो ये तो हो गया रॉन्ग, यानी तो है असत्य। ठीक है ना, मतलब 3 ए में नहीं मिल रहा, 4 ए में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब ये सत्य नहीं है। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, हाँ 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए में, ये बात सही है क्योंकि ये 3 और 4 पूरा एक अवयव है और पूरा अवयव ये रहा, तो ये इसमें विद्यमान है, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, आगे वाले में क्या लिखा हुआ है, अब देखना 3, 4 एक समुच्चय है, उसमें एक अवयव है और वो अवयव कैसा है, एक समुच्चय के रूप में है। 3 और 4 उस समुच्चय के अवयव हैं और वो समुच्चय जो बन रहा है वो इस समुच्चय का एक अवयव है। और कह रहा है कि ये जो है ना, ये सबसेट है किसका, ए का। तो है क्या, देखो इस समुच्चय का एक अवयव ये रहा और ये अवयव है क्या इस ए में, ये रहा। तो इसका मतलब ये जो पूरा समुच्चय हुआ ना, ये ए का सबसेट होगा, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा, एक बिलोंग करेगा ए में, तो कर रहा है एक। फिर कह रहा है कि एक सबसेट है ए का, एक सबसेट है ए का। अब देखो ये एक है ना, ए का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक अवयव है अकेला। समुच्चय और सबसेट की बात क्या होती है, दो समुच्चय के बीच होता है। भाई सबसेट का संबंध जो होता है वो तो दो समुच्चय के बीच होता है कि एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है। और यहाँ पर समुच्चय तो है नहीं, केवल क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है। अब एक एलिमेंट जो वो दूसरे का सबसेट कैसे हो सकता है। हाँ, अगर एक ऐसा सिंगलटन सेट अगर देता जिसमें एक अवयव होता, तब तो हम कह देते कि भाई ये इसका सबसेट है। लेकिन अभी हम इसको सबसेट नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, आगे वाले में सब ऐसे ही है। अब देखो एक और दे रखा है इसमें 1, 2 और 5, ये एक सेट के रूप में एक एलिमेंट है। ये कह रहा है कि ए में विद्यमान है। क्या ए में है क्या इतना बड़ा अवयव, नहीं है इसमें। 1, 2, 5 का एक एलिमेंट पूरा इसमें है क्या, नहीं है। तो ये असत्य है, ये भी रॉन्ग है। और अगर ये कहता कि 1, 2, 5 सबसेट है ए का, सबसेट की बात करता, ओनली सबसेट की बात करता, तब कहते एक भी है इसमें, 2 भी है, 5 भी है, तो इस समय 1, 2, 5 ये जो सेट है ये इस ए का सबसेट होता। ठीक है, आगे कुछ लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है कि फाई बिलोंग्स टू ए, कि फाई ए में बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या फाई है, क्या दिख रहा है कि इसमें, नहीं है इसमें फाई। ठीक है ना, तो फाई इसमें नहीं है, इसका मतलब ये बात भी गलत है। और आगे लिखा है कि फाई इज सबसेट। अच्छा हाँ, अगर ये होता कि फाई इज सबसेट ए, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। ठीक है ना, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता, तो ये सही था। लेकिन आगे देखो इसमें क्या किया इसने, ऐसे लिखा है कि ये एक सेट है, ये इसका सबसेट होगा। तो इस सेट का एलिमेंट कौन है, फाई, वो इसमें होना चाहिए। में है क्या ए में फाई, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये रॉन्ग है। फाई सबसेट है ए का, ये तो राइट है। ठीक है ना, और एक सेट लिया उसका एलिमेंट फाई है और वो सेट इसका सबसेट होगा, ये अपना स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन भी होगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो कह रहा है कि एक समुच्चय ए है और इसके सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। तो उपसमुच्चय मैंने बताया था, एक उदाहरण दिए भी थे पहले। उपसमुच्चय क्या होंगे, इसका उपसमुच्चय सबसे पहले तो एक तो होगा फाई और दूसरा क्या होगा, ये स्वयं हो जाएगा। एक अवयव है तो दो उपसमुच्चय होंगे इसके। ठीक है, फिर जैसे मान लो कि और लिखा हुआ है
ये तो उदाहरण मैंने दे भी दिया था पहले, 1 2 3, और इसकी क्या लिखना है, उपसमुच्चय लिखना है। तो इसके उपसमुच्चय लिखेंगे तो वो क्या होंगे, उपसमुच्चय लिखने सारे इसके, तो क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले तो 5 होगा, फिर एक एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, और फिर 2 2 ले लो, 1 2 2 3 1 3, और फिर 3 ले लो, 1 2 और 3, ठीक है, कॉमा लगा देंगे उनके बीच में, ठीक है। तो ये 8 आएंगे, तो देखो 8 ही हो रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी समुच्चय के अंदर अगर m एलिमेंट है तो उसमें अवयव की संख्या, उसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर m, मतलब 2 की घात 3 यानी कि 8। देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 का उपसमुच्चय, तो 5 का उपसमुच्चय खाली एक ही होगा और वो कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। अब ये भी इससे बात प्रूव हो सकती है, क्यों, क्योंकि 5 के अंदर क्या होगा, 5 के अंदर 5 रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ m की वैल्यू नहीं, अवयव संख्या कितनी होगी, 0 होगी, और किसी भी अगर इसके उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात रहेंगे तो क्या होती है, 2 की घात m, यानी 2 की घात 0 मतलब 1, ठीक है। तो 5 का उपसमुच्चय कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि a कोई समुच्चय है, a कोई समुच्चय 5, ठीक है, और कह रहा है कि पावर सेट ऑफ a आपको लिखना है, कि पावर सेट ऑफ ए लिखना है, क्या आएगा, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव आएंगे, पावर सेट ऑफ ए में अवयव पूछे कितने आएंगे, कितने अवयव आएंगे। अब देखो ए में कोई भी अवयव नहीं है, ए में कोई भी अवयव नहीं है, मतलब ए रिक्त समुच्चय है, तो इसका पावर सेट अगर हम लिखेंगे तो उसमें एक तो एलिमेंट आएगा, और वो कौन आएगा, स्वयं समुच्चय 5 आएगा, ठीक है। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, फिर 1 होगी। और वैसे भी अभी लिखा ही था मैंने कि यहाँ m की यानी ए जो 5 है मतलब रिक्त समुच्चय है, तो उसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसका मतलब m का मान कितना होगा, 0 हो गया। और किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखते हैं तो उनकी संख्या क्या होती है, 2 की घात m होती है, यानी 2 की घात 0 यानी 1, तो उपसमुच्चय 1 आएगा। और पावर सेट क्या होता है कि उपसमुच्चय जो है उन्हीं का समुच्चय तैयार किया जाता है। अब उपसमुच्चय कौन है, एक ही तो आया था, 5 तो आया था, और इसी का समुच्चय तैयार कर दिया, ये रहा। तो इसमें कितने अवयव बने, एक ही तो बना। तो अगर कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो उसके घात समुच्चय में अवयव की संख्या 1 होगी, ठीक है। आगे देखो कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये अंतराल अभी जो मैंने बताया था ना, ये लिखे हुए नीचे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, बस वही है बात, और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है ये 6 क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। ये कह रहा है कि एक सेट दे रखा है x से सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब x कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, और वो ऐसा है कि x का जो मान है वो -4 से तो बड़ा और 6 के बराबर या 6 से छोटा है, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या लिखना है, इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो देखो इस साइड इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ ना, ऊपर इंटरवल आएगा -4, ठीक है, और इस साइड क्या लिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है, तो क्लोज इंटरवल आएगा, ये लो, ठीक है। आगे इसी प्रकार से आगे वाले के अंदर लिखा हुआ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो वो क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल तो किसके है, ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये कोई सेट है, और इसको हमें इंटरवल के रूप में लिखना है। इसका मतलब देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ ना, इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये दोनों संख्या शामिल नहीं होंगे इसमें, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अगर इक्वल का साइन लगता है तो क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, और नहीं तो ओपन इंटरवल, तो -12 और -10, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे वाले में देखो क्या कह रहा है कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। देखो अंतराल दे रखा है अपने को -3 और 0। अब क्या करना है, अंतराल दे रखा है, ये अपना 7वां क्वेश्चन है, और इसको लिखना है समुच्चय के रूप में। ऐसे लिखना है, देखो लिखो क्या लिखें कि समुच्चय रूप में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x को एक वास्तविक संख्या है, वो कैसी वास्तविक संख्या है कि x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, ठीक है। ओपन इंटरवल है, इसलिए हमने किसी के साथ भी बराबर का चिन्ह काम में नहीं लिया है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि मैं ये लिख रहा हूँ कि 6 और 12, दूसरा इंटरवल है क्लोज इंटरवल 6 और 12। अगर इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x का जो मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 6 और लेस देन इक्वल 12, क्योंकि x का जो मान है वो 6 भी है, 12 भी है और उसके 20 का भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं आता तो हम क्या लिखते, जैसे मान लो कि इस साइड से कहता है कि इस साइड से ओपन इंटरवल होता, ऐसे होता, तो हम क्या करते, इस साइड से ओपन है ना तो इक्वल वाला साइन नहीं लगाते। अगर ये इस साइड से ओपन होता और इस साइड से क्लोज होता
तो हम क्या करते, यहाँ तो लगाते इक्वल का साइन, और इस साइड ओपन है ना, तो जिस साइड ओपन है वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन लिखा कि प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। अब समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और संबंधी बाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो भाई एक स्पेशल प्रकार का समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दे दिया, स्पेशल प्रकार का दे दिया कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय त्रिभुजों के समुच्चय का उपसमुच्चय तो होता ही है भाई, त्रिभुजों का समुच्चय में तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, और समकोण त्रिभुज अकेले त्रिभुज जिनके एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, वो समकोण होंगे। तो एक तो मैंने लिखा कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें तो सारे आ गए, और एक लिखा कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसके क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए कहो या संबंधी बाहु त्रिभुज के लिए और समबाहु के लिए, सभी के लिए क्या लिख देंगे कि इनका सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो क्या लिख देंगे हम, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, फिर आगे देखो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय से संबंधित है, इसको और कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज जो है 1.3 वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 लिखा हुआ कि ए एक सेट है और उस सेट के जो एलिमेंट है 1, 3 और 5 है, और बी सेट है उसके एलिमेंट है 2, 4, 6, और एक सी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8, और इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। एक तो ऑप्शन दे रखा है आपको कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक तो ये, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 5, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये दे रखा है। अब अपने को ये कह रहा है कि ये तीन समुच्चय दे रखे हैं और इन तीनों समुच्चयों के लिए हम कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या था, सार्वत्रिक समुच्चय तो दिए गए सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये ऐसा समुच्चय इसमें देखना जो इन तीनों का उपसमुच्चय हो, सॉरी ऐसा समुच्चय देखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय तो कौन सा होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय के तो दिए गए सारे समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ ये देखना है कि ये ए बी सी कौन से समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, ये सारे समुच्चय कौन से समुच्चय के उपसमुच्चय, पहले मैंने उल्टा बोला था पहले वाला लाइन। ठीक है ना, तो अब अपने को ये देखना है कि ये जो समुच्चय है ना, ये सारे समुच्चय वो सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हुआ, वो ऐसा समुच्चय जो ये ए बी सी सभी उसके उपसमुच्चय बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ए बी सी कौन से समुच्चय के उपसमुच्चय, वही अपना सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले वाला इसका उपसमुच्चय है, बी वाला भी है, लेकिन इसका सी उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें 8 है सी में और इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ले सकते, 5 लेने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये देखो अगर हम बात करें इसकी, तो देखो इसमें पहले सी में 0 है ना, वो 0 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते, तो फिर ये लेंगे। देखो इसमें सभी आ रहे हैं, 1, 3, 5 भी आ रहे हैं, 1, 3 और 5 भी आ रहे हैं, 2, 4, 6 भी आ रहे हैं, 2, 4, 6 भी आ रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 और 10 सारे आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो तीसरा ना, ये क्या हो जाएगा, इन समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये जो प्रश्नावली है वो खत्म होती है। तो आज हमने एक्सरसाइज 11.3 जो है 11th क्लास की वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से धीरे धीरे जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो अपनी शुरू हो गई हैं। अब ये सारी बातें जो है ना, ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आगे अपनी चलती रहेंगी। ठीक है ना, आगे जब जो हम आगे मैथमेटिक्स पढ़ते जाएंगे, चाहे वो अपनी सीनियर की हो या फिर अपनी बीएससी लेवल की हो। ठीक है ना, उन सभी में ये चीज़ें जो है बार बार काम में आएंगी। सारे ही जो अब आज जो हमने लिखा ना, वो सब कुछ आपके काम आता रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास से अच्छी लगी और सभी को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।